हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आगे हम जानते हैं आगे की कहानी। तो जैसे कि पता है, आर्या जो है वो अरविंद के ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी और वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ आसपास देख रही थी कि उसको कहीं गाड़ी दिख जाए, कुछ और दिख जाए। तभी अचानक से आर्या के सिर से ब्लीडिंग होने लगता है। वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाती है और एक बार पीछे पलटते हुए देखती है तो वहाँ देखती है कि अखिल, जिसने उसके सर पे किसी काफ़ी हैवी चीज़ से वार किया था, जिससे उससे सर से पूरी तरीके से खून निकल रहा था। पूरी तरीके से उसके जैकेट में आके लगी थी और शायद बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी, इसलिए वो जस्ट बेहोश हो जाती है तुरंत नीचे गिरने के बाद। अरविंद पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, थैंक गॉड तुम आ गए यार, मैं बच गया, वरना आज तुम्हारा खेल ख़त्म होता। तभी अखिल एक डेविल वाली स्माइल देते हुए कहते, इतनी आसानी से कैसे? इतने मेहनतों के बाद मैंने इतने सारे प्लान बनाए थे, इतनी आसानी से तुम्हें अपने प्लान को कैंसिल होने नहीं देता ना। इतना ही बोलता है, फिर उसको अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकाल वो किसी को कॉल करने लगता है, पर वो जिस एरिया में था उस एरिया में उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम था क्योंकि थोड़ा विलेज था और जंगल टाइप था, तो कॉल लग नहीं पा रहा था। तभी अरविंद को बोलता है, जल्दी करो, इसके हाथ पैर को बांधो, इसको मुंह को अच्छे से बांधो और इसको गाड़ी की डिक्की में डालो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। इतना ही बोल के वो लोग वहाँ से उसको वैसी करता है वो जैसा अखिल ने बोला था, अरविंद पूरा वैसी करता है। अब वो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ साक्षी किसी को कॉल करती है, नंबर दे रही हूँ, मुझे उसकी लास्ट सीन चाहिए या उसको ट्रैक करके बताओ। तो नंबर बताती है, तो वह नंबर अखिल का था। तो जहाँ भी वो लोग करंट में थे वहाँ का बताता है। बोलता है, मैम लास्ट सीन यहाँ का दिखा रहा है, शायद उसका फ़ोन ऑफ है, इसलिए आगे हम ट्रैक नहीं पा रहे हैं। साक्षी बोलती है, ठीक है मुझे सेंड करो। तो लोकेशन सेंड करती है, साक्षी पहुँचती है। अब उसको पहुँचते क्योंकि रास्ता लंबा था, लगभग 30 मिनट लग जाते हैं। अब जैसे ही साक्षी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई नहीं, सिर्फ 2-3 आदमी थे जो पड़े हुए थे, जिनके सिर से खून बह रहा था और कुछ, और एक जगह जहाँ बहुत सारे ब्लीडिंग थी, बहुत कुछ, और एक जैकेट पड़ा हुआ था, जो जैकेट शायद आर्या का था। अब वो जैकेट को उठाती है और नीचे देखने लगती है और जो ब्लड था वहाँ नीचे ज़मीन में उसको हल्का सा टच करती है और एकदम धीमी आवाज़ में बोलती है, आर्या ओह शिट, लेट हो गया। इतने आने में इतना बोल के ही वो भगती है वहाँ से। फिर वो कॉल करती है, फिर बोलती है, अभी ट्रैक करना, नंबर कहाँ है। अब जैसा बोलती है उसके हिसाब से वैसे ही होता है, वो नंबर ट्रैक किया जाता है। तो वो नंबर जो है एक पुराने रेलवे स्टेशन था, उसमें अंडरग्राउंड टनल टाइप था, तो वहाँ का लोकेशन दिखा रहा था। क्योंकि साक्षी को आने में लगा था 20 मिनट और लोग पहले ही निकल चुके थे, तो लगभग कम से कम 40-45 मिनट हो चुका था। तो वहाँ से वो रास्ता जो था सिर्फ 10 से 15 मिनट का था। तो साक्षी जो है अपनी गाड़ी लेती है और वो सांझ को कॉल करती है, उसको लोकेशन सेंड करती है और बोलती है तुम यहाँ आ जाओ। अब जैसे ही वो निकलती है वहाँ से तो वह टर्नल के अंदर जाती है, तो देखती है कि यहाँ तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ एकदम बड़े बड़े घास उगे हुए पेड़ पौधे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। एक गेट था जो टर्नल के अंदर था, पर वो लॉक्ड था। तो आसपास देखती है पर उसको फ़िलहाल कुछ नहीं दिखता है। अब जैसे ही उसको लगता है कि हाँ कुछ नहीं है, यहाँ से भी निकल गए, जैसे ही पीछे मुड़ने वाली होती है, उसको साइड में जो टर्नल का गेट था वहाँ पर से एक छोटा सा गली टाइप दिखता है, जिसमें नॉर्मली जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो तो आप वहाँ से जा सकते हो। वैसा ही वो करती है, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करती है और एकदम स्ट्रेट चलने लगती है। अब वहाँ जाके एक पॉइंट पे खड़ी हो जाती है और शॉक, क्योंकि देखती है जो अखिल मेहता है वो अपनी जेब से गन निकाला है और अपनी जेब से गन निकालने के बाद वो गन को साफ़ कर रहा है। अब जैसे ही देखती है कि गन को साफ़ कर, और उसके साथ है अरविंद, जो एक टाइम पे काफ़ी चर्चित था क्योंकि वो भी कुछ अच्छे खासे फील्ड में था, बट उसने कुछ गद्दारी करने के कारण उसको उस फील्ड से निकाल दिया गया था सीधा, तो उसको कुछ साल की जेल भी हुई थी। ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका जो केस था उसी ने हैंडल किया था और उसको सज़ा भी हमारी साक्षी नहीं दिलाई थी। अब वो शॉक्ड, अब सामने थी आर्या अपने होश में नहीं थी, वो घुटने पे बैठी हुई थी। अब साक्षी जो है वो धीरे धीरे करीब जाने लगती है। जैसे ही वो आर्या के पास ही थी, अब जैसे ही उसके थोड़ा सा और करीब जाती तभी चलती है गोली।
एक गोली की आवाज़ और आर्या जो घुटने के बल थी अपने डायरेक्ट ज़मीन पर, क्योंकि उसके सिर में ही पहले ही लग चुका था। अब गोली लगने से ऐसा हो चुका था कि अब कुछ नहीं बोल सकते भाई। क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन है, इस बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करना चाह रहा था। मतलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी अब इस मोमेंट में। अब वो जैसे देखती है वो चिल्लाती है आर्या, चिल्लाने के जैसे ही वो उन लोग की तरफ बढ़ती है तो अखिल जो है उसके तरफ भी गन पॉइंट कर देते हैं। देखो साक्षी, तुम इस केस से दूर रहो, तुमको जितने पैसे चाहिए मैं तुमको दूंगा, तुम बस इस केस से दूर रहो और तुम सब भूल जाओ कि तुमने यहाँ कुछ देखा है। तुमने मेरी हेल्प की है, तुमने मुझे कोर्ट से बेल दिलाने में मदद की है, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। प्लीज़ साक्षी, जस्ट लीव इट, तुम यहाँ से जाओ और तुमको कितने पैसे चाहिए तुम सिर्फ मुझे बताओ, घर जाके मुझे टैक्स कर देना। आर्या गुस्से में बोलती है, अगर मुझे पहले पता होता तुम इतने घटिया इंसान हो तो मैं कभी तुमको इस केस में हेल्प नहीं करती और मेरे से ही शायद कुछ गलती हो गई, बट मैं अपनी गलती सुधारूंगी ज़रूर, तुम याद रखना। इतना बोल के उसके आगे बढ़ने लगती है। अब वहाँ पर जो है जैसे ही वो आगे बढ़ रही थी तभी पीछे से पुलिस जीप की जो है हॉर्न आती है। अब अखिल उसको देखता है। अखिल बोलता है, देखो साक्षी, ये सब चीज़ें ही भूल जाते हैं, तुम भी माइंड मत करो, मैं भी माइंड न करूँ, ऐसा बोल के वो भाग ही रहा था। तभी साक्षी जो है बोलती है, अगर तुम यहाँ से निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने देख ही ली और मैं हूँ एक वकील। अब मैं सारी चीज़ बयान दूंगी कोर्ट में और तुम सीधे जाओगे लाइफ टाइम के लिए अंदर। इतना ही बोला था कि जो हमारा वहाँ पास अखिल है वो साक्षी के शोल्डर पे शूट करता है। शोल्डर इन द सेंस जो हाथ था, मतलब प्रॉपर शोल्डर पे नहीं था, जो गोली था उसको छू के निकला था, लगा नहीं था उसको। अब वो जैसे ही अपना हाथ पकड़ती है, शोल्डर पकड़ के वो भी नीचे बैठ जाती है। तो वहाँ से जो अरविंद थे और अखिल थे वो पीछे के रास्ते से आए थे, जो साक्षी थी वो सामने वाले रास्ते से गई थी और वो दोनों पीछे वाले रास्ते से आए थे। तो वो लोग वहाँ से जल्दीबाजी में अपनी कार में बैठते और निकल जाए। अब यहाँ दूसरी तरफ सांझ आती है अपनी पुलिस टीम के साथ। अब जैसे ही अपनी पुलिस टीम के साथ आती है वो देखती है कि आर्या जो है वो गिरी हुई है, उसे काफ़ी ज़्यादा लगी है, गोली लगी हुई है, उसके शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा है। साक्षी जो है उसके भी शोल्डर से ब्लीडिंग हो रहा है। आर्या को देखती है, फिर उसको दोनों को वो अपनी पुलिस जीप में बैठाती है और दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाने लगते हैं। अब यहाँ जो है आर्या तो बेहोश थी, अब साक्षी सिर्फ आर्या को देखे जा रही थी। अब देखते ही देखते ये लोग कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं इन लोग को वहाँ से पास वाले हॉस्पिटल में जाने में। अब हॉस्पिटल में जाते हैं तो जैसे हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद मीडिया वाले, पता नहीं मीडिया वालों के में ऐसा क्या होता है कि हर जगह वो लोग पहुँच जाते हैं, कैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मीडिया वाले साक्षी से सवाल करने लगते, मैम हमने सुना है कि इसके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है, क्या आप हमें बताना चाहेंगे? क्या ये आर्या ठाकुर के किसी केस से रिलेटेड है मैम? आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? साक्षी उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ती है। कुछ कांस्टेबल आते हैं, संभालते हैं और आर्या को अंदर लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर। अब जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं वो अंदर थी। अब लगभग 15 मिनट बीतता है। 15 मिनट के बाद 2-3 और डॉक्टर अंदर जाते हैं और कुछ टाइम बीतता है। टाइम बीतते बीतते देखते देखते लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। अब 2 घंटे के बाद जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होता है डॉक्टर निकलते हैं और डॉक्टर निकलते हैं एकदम शांत, मायूस। तो साक्षी बोलती, क्या हुआ, ठीक है ना, उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ ठीक ही होगी, थोड़ा सा बस लगा था। तो डॉक्टर बोलते हैं, देखिए हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन क्या है, बट हम अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनके सिर पे काफ़ी ज़्यादा हैवी वार हुआ था और जिस चीज़ से हुआ था डायरेक्ट जो उनकी मस्तिष्क की जो नसें हैं उस पे जाके वार हुआ है। तो अब हम सिर्फ 48 घंटे का वेट कर सकते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर उनको कभी भी होश आ गया तो वो ठीक है, और अगर उनको नहीं आया तो समझे कि वो कोमा में भी जा सकती हैं। और सेकंड चीज़, जहाँ पर उसको गोली लगी है आई थिंक वहाँ पर उसको एक और गोली लग चुकी है, तो दोबारा उसी जगह पे गोली लगना इट्स सो रिस्की। तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, पहले से ब्लीडिंग, और जहाँ गोली लगेगा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ऐसे जगह में गोली लगना मतलब सोचने वाली बात है। जिसने भी शूट किया है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, जो जानता था कि यहाँ गोली लगने से उसको थोड़ा बचना मुश्किल है, इसीलिए। बट हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
अब जो है ऊपर वाला है, आप सिर्फ प्रे कीजिए। हम इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते, बस हम वेट कर सकते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर। इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाते हैं, साक्षी अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ उसके एक टक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। सांझ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तब तक निशा भी आ गई थी। निशा आती है, साक्षी को संभालती है, बोलती है तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, हो जाता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। पर साक्षी, उसकी हालत ख़राब, वो ना कुछ बोल रही थी ना कुछ। फिर जैसे ही सांझ को ध्यान आता है कि गोली तो इसको भी लगी है, वो एक नर्स को बुलाती है और बोलती है इनको भी गोली लगी है, तो आप देख लेंगे। तो नर्स बोलती है ठीक है। तो उसको अंदर एक कैबिन में लेके जाया जाता है, वहाँ उसकी ड्रेसिंग की जाती है। तब भी सांझ कुछ नहीं। गोली, उस नर्स बोलती है कि गोली इनको छू के निकल गई है, ज़्यादा कोई सीरियस बात नहीं है, बस कुछ दिन रेस्ट चाहिए प्रॉपर इस हैंड को, फिर उसके बाद ये रिकवर कर लेंगी। इतना बोल के वो नर्स वहाँ से निकल जाती है। अब साक्षी जो है वो वैसी की वैसी ही बैठी थी। तभी बाहर से डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं देखिए, हमें अभी अभी जो पता चला, उनकी जो पल्स रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। उनकी हार्ट बीट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और उनका ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। तो हमें ब्लड की ज़रूरत है। आप में से किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड है? तो निशा जो है वो सांझ को देखते बोलती तुम्हारा तो है ना? तो सांझ बोलती है जी जी डॉक्टर, मेरा है, चलिए। इतना ही बोल के वो जाने लगती है। साक्षी भी बोलती है, साक्षी भी उठती है वहाँ से, उसके पीछे पीछे जाती है। फिर जो हमारी सांझ हो जाती है, अपना ब्लड डोनेट करती है। थोड़ा प्रोसेस लंबा था। साक्षी जो है वो डॉक्टर से पूछती है वो ठीक है ना? कैसी है वो उसको होश कितना समय आएगा? वो ठीक से विस्पर कर रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए, हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन क्या है, बट इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ 2 चीज़ के बारे में, पर अभी सडनली जो उसकी हार्ट रेटिंग है वो नीचे गिर रही है और काफ़ी ज़्यादा, हमने पहली बार मैं ऐसा कोई केस देख रहा हूँ जिसको हमने प्रॉपर तरीके से स्टिचेस किए हैं, अच्छे से पट्टी किए हैं, उसके बाद भी उस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। जहाँ उसको शोल्डर पे लगा हुआ है वो जगह भी अभी तक स्टिचेस करने के बाद भी उसको ब्लीडिंग हो रहा है। ये आई एम शॉक, मैं पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, प्लीज़ आप संभालिए खुद को। इतना बोल कर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर जाते हैं, साक्षी रोने लगती है एकदम, मतलब तेज़ आवाज़ में फुल, कि सब मेरी गलती, सब मेरे वजह से हुआ है, सब मैंने क्यों बोला। वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी और रो रही थी सिर्फ। अब निशा आती है, उसको हक करती है, बोलती है अरे शांत हो जाओ, ऐसा रोते नहीं हैं। अगर वो उठेगी और तुमको इस हाल में देखेगी तो क्या सोचेगी? प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम खुद को संभालो प्लीज़। इतना बोलती है तो जो साक्षी है वो निशा को हक कर लेती है और रोने लगती है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने क्यों उसको बोला। और वो जो बोल रहे हैं कि पहले वाला जहाँ गोली लगा था वो तो मैंने ही मारी थी ना, वो तो मैंने उसको शूट किया था, बट सब मेरी गलती है। प्लीज़ उसको बोलो ना एक बार उठने के लिए, प्लीज़ उठ के एक बार मेरे से बात कर दे। मैं जितना भी गुस्से में थी मैं उसको माफ़ कर दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ उसको बोलो ना। इतना ही बोलते बोलते और रोते रोते बेहोश हो जाती है। अब निशा जो है उसको संभालती है और आवाज़ लगाती है किसी नर्स को, तो नर्स आती है। फिर उसको भी एक रूम में लेके जाया जाता है, वहाँ जाके उसको लेटाते हैं। उसको भी कुछ बॉटल्स वॉटल्स लगती हैं एनर्जी की। नर्स बोलती है देखिए, ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई हैं, इनकी जो बीपी है वो लो हो चुका है, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिए और टेंशन लेने से तो बिल्कुल मना कीजिए। अब यहाँ दूसरी तरफ जो अखिल था, वो अपनी सारी प्लानिंग, सारी पैकिंग करके वो कहीं निकलने की फिराक में था। अब जैसे उसकी वाइफ आती है, पूछती है क्या हुआ, हम कहीं जा रहे हैं? तो अखिल बोलते जल्दी अपने सामान पैक करो, हमें अभी जल्द से जल्द कहीं जाना है। तो उसकी वाइफ क्यों, क्या हो गया? बस मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट है। क्योंकि देखो, जो अखिल है उसको बेल मिल चुका था, तो ऐसा है कि उसका जो पासपोर्ट है वो पहले तो अपने जज अपने अंदर ले चुका था, बट जैसे ही बेल मिलता है उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। तो अखिल जो है वो 15 मिनट के अंदर निकलता है अपनी वाइफ के साथ और वो जाता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ अरविंद भी था, तो अरविंद को बोलता है ध्यान रखना, वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए, अगर वो ज़िंदा बच गई तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना बोल के एयरपोर्ट के अंदर चले जाता है। मतलब वो लोग सीधा सीधा ही कंट्री से बाहर जा रहे थे। तो अरविंद बोलता है बट मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के चारों तरफ तो पुलिस वाले हैं, मेरा जाना इम्पॉसिबल है अंदर। तो बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट तुमको ध्यान रखना है कि वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए, और अगर बच भी गई तो किस बोलने की किसी कंडीशन में नहीं रहे, ऐसा उसको ला के करो।
मैं जैसे ही माहौल ठंडा होगा कुछ महीनों बाद वापस आ जाऊँगा। तब तक मुझे ना फ़ोन करना, ना कॉल करना, हाँ सिर्फ टेक्स्ट करना कि वो ज़िंदा है या नहीं। इसके अलावा मुझे कांटेक्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इतना बोल के वहाँ से चले जाता है। अब अरविंद अपने ग्रुप के कुछ लोगों को कॉल करता है, क्योंकि अभी बोलता है कि रात के समय यहाँ यहाँ जाना है बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन बोलता है। उसके ग्रुप वाले जी बॉस बोल के फ़ोन काट देते हैं। अब यहाँ देखते ही देखते ये सारी जो न्यूज़ थी वो मीडिया में चले गए थे कि आर्या ठाकुर, IPS आर्या ठाकुर को लगी है गोली, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। क्योंकि ये मीडिया वालों को मेरे को आज तक समझ नहीं आती, इनको सारी न्यूज़ की खबर कैसे मिल जाती है भाई। तो मिल गई थी उनको कहाँ से, अब कहाँ से मुझे भी नहीं पता ना कहाँ से मिली थी। अब जैसे सारे न्यूज़ चल रहे थे तो जो साक्षी के पापा हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो आर्या को जानते थे। ये नहीं पता था कि साक्षी और आर्या रिलेशनशिप में थे, ये पता है कि वो एक IPS है और साक्षी जो है कभी कभी उसके साथ काम की है, क्योंकि एक दो बार उसका घर गई थी तो उनको लगा था कि लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ जो आर्या का भाई है उसको भी ये खबर पता चलता है। वो अपनी मम्मी को कॉल करते हैं। अपनी मम्मी को कॉल करने के बाद बोलते हैं मम्मी आर्या को गोली लगी। उसकी मम्मी पूरी तरीके से पैनिक करने लगती है, क्या क्या कैसे क्या क्या हुआ उसको, वो ठीक तो है ना। उसको ज़्यादा वो रोने लगती है। फिर उसके पापा को पता चलता है तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है उसने अपनी मर्ज़ी से फील्ड चूज़ किया है, रहने दो, लड़ने दो उसको, जो है जैसा है अपने आप निपट लेगी। बोल के गई थी ना कि मैंने उसको बोला था कि इस फील्ड में नहीं जाने पर, क्या बोल के निकली थी, ठीक है अगर मुझे कभी भी कुछ हो आप लोग बिल्कुल मत आइएगा। तो हम क्यों टेंशन लें भाई, निपटने दो उसको। और हाँ तुम अपने आप को संभालो और तुमको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे, अंदर जाओ कमरे में। तो साक्षी की मॉम भी गुस्से में, तुम पागल हो गए हो क्या, हमारी बेटी है वो, ऐसे कैसे बोल सकती हो, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसके पास कोई नहीं है। देखो तुम जाओ या मत जाओ, मैं जाऊँगी, तुम मेरे को इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। मैंने तुम्हारी इतने सारी तुम्हारी बात मानी, इतने साल से मैं तुम्हारे बात मान के चल रही हूँ, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, बट मैं अब नहीं रह सकती, मैं अब जाऊँगी। इतना बोल कर वहाँ गुस्से में निकलती है। आर्या के पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं इस टाइम पे, क्योंकि था बेटी तो उसकी भी थी ना, भले गुस्से में थे अभी भी। कई लोगों का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता है, वो उस टाइप के पर्सन थे। वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद क्योंकि ये लोग दूसरे सिटी में थे, अब वो जाती है दिल्ली जहाँ आर्या थी। दिल्ली जाने के बाद वो सीधा सांझ को कॉल करती है, क्योंकि ये लोग सांझ को अच्छी तरीके से जानते हैं। सांझ जैसे ही कॉल देखती है पिक करती है, जी मम्मी, तो बोलती है कौन सा हॉस्पिटल, तो सांझ बताती है हॉस्पिटल का नाम। तो वो लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। उसका भाई तो आ नहीं सकता क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है, उसको आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, इतनी आसानी से नहीं आ सकता। उसकी मम्मी आती है, वहाँ देखती है आर्या को बाहर से ही, फिर वो भी रोने लग जाती है, ये कैसे हुआ मेरी बेटी को, ये ठीक तो है ना। सांझ तुम कहाँ थी जब ये सब हुआ, तुम तो हमेशा इसके साथ ही रहती हो ना, क्या हो गया इसको। तो सांझ उनको हक करती, बोलती मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएगी, प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए। अब जैसे ही उसका ध्यान जो है वो बैठती है वहाँ, तो एक और कमरा था वहाँ, क्योंकि इन लोग का साक्षी और आर्या को आजू बाजू ही शिफ्ट किया गया था, तो वो तो वहीं बस थी। तो निशा उस कमरे से निकलती है, तो सांचू बोलती है सांझ साक्षी, तो उसकी मम्मी सुन के शॉक, साक्षी यहाँ क्या कर रही है और उसको क्या हुआ है। वो फिर जो हमारी सांझ बोलती है आंटी आप पैनिक मत कीजिए, उसको कुछ नहीं हुआ है, उसको भी थोड़ी सी गोली लग, मतलब उसको गोली लग चुकी है, बट थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई थी इसलिए उसका BP लो हो गया और वो बेहोश हो गई है। तो बोलती है ये भगवान, ये दोनों लड़कियां क्या करती रहती हैं। बट सांझ तो आर्या से बात नहीं कर रही थी। आंटी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊँगी। इतना बोलने के बाद फिर वो जाती है साक्षी के पास, उसकी मम्मी साक्षी के पास, क्योंकि आर्या के पास अभी जाना अलाउड नहीं था कमरे के अंदर। वो जाती है साक्षी के पास जाती है, उसके फोरहेड को टच करती है और उसको बड़े प्यार से बोलती है साक्षी बेटा ठीक हो। तो साक्षी तो जो है कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, फिर वहाँ बैठे रहती है वो। फिर 10 से 15 मिनट बाद साक्षी अपनी आंखें खोलती है, वो आर्या की मम्मी को देख के शॉक्ड, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी मम्मी एक बार बोलती है साक्षी बेटा ठीक हो, आर यू ओके ना। तो जो हमारी साक्षी है वो उठती है, उठने के बाद उठने वाली पोजीशन में बैठी थी और साक्षी की मम्मी को हक कर लेती है और रोने लगती है, मम्मी सब मेरी वजह से हुआ है, आई एम सॉरी मम्मी, उनकी जो हालत है सब मेरी गलती है मम्मी, मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़ मम्मी, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो उसकी मम्मी उसको साइन करती है, देखो बेटा अब जो हो गया सो हो गया, हम इसको नहीं बदल सकते, बट बी स्ट्रॉन्ग, अगर आर्या तुमको इस हाल में देखेगी तो कभी भी नहीं चाहेगी, इसलिए प्लीज़ तुम अपने आप को संभालो और बी स्ट्रॉन्ग।
तुमको अपने आप को संभाल के रखना है ताकि तुम उसको संभाल के रख सको, ठीक है। इतना बोलती है, फिर वो बोलती है मैं ज़रा डॉक्टर से बात करके आती हूँ। इतना बोल के वो निकल जाती है, क्योंकि जो आर्या की मम्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वूमेन थी, बहुत मतलब उनका माइंड बहुत शार्प था और वो बहुत अच्छी थी और वो आइडल भी थी आर्या की। आर्या जो भी है जैसी भी है सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से है आज। तो जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी सेम चीज़ बताते हैं कि उनका कंडीशन ज़्यादा कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो साक्षी की मॉम पूछती है क्या मैं उससे मिल सकती हूँ 2 मिनट के लिए। तो जो डॉक्टर है बोलती हैं देखिए अभी मैं आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि उनको अब अंदर आईसीयू में रखा गया है और वहाँ जाना इज़ टोटल रिस्क। तो प्लीज़ आप थोड़ा देर वेट कीजिए, जब मुझे लगेगा कि हाँ उनकी हालत में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो मैं आपको बिल्कुल परमिशन दूंगा। इतना बोल के वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। देखते देखते समय निकलता है, अब रात हो जाती है, काफ़ी गहरी रात। अब जो साक्षी है उससे कंट्रोल नहीं होता है, वो डॉक्टर से बिना पूछे जाती है आर्या के रूम के अंदर जाती है और वहाँ उसको देखती है। भाई साहब जैसे वो देखती है उसकी हालत ख़राब। उसके शोल्डर में पट्टी लगे हुए थे, उसके सिर में पट्टी लगे हुए थे, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी बस, और उसके हाथों में मशीन से जो वायर होते हैं वो सारे चीज़ लगे हुए थे, हर एक चीज़ मतलब पूरा उसकी हार्ट बीट रेटिंग है वो अभी भी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी, एकदम धीरे धीरे चल रही थी। तो साक्षी उसके पास बैठती है साइड वाले चेयर में, उसका हाथ होल्ड करती है और बोलती है आई एम सॉरी आर्या, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उठ जाओ ना तुम प्लीज़, देखो ये मेरी लास्ट गलती थी, प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ये सारी मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है, प्लीज़ उठ जाओ। तो आज की स्टोरी यहीं तक, क्योंकि ये कल का पार्ट जो मैंने मिस किया था उसको मैं बता रही हूँ। अब कल जानेंगे क्या होता है, क्या होगा आगे। और हाँ बड़े कंजूस लोग हो यार, कमेंट किया करो, मैं भी तो देखूँ कैसा लग रहा है कहानी। तुम लोग करते ही नहीं हो, कुछ लोग हैं जो करते हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद है। थोड़ा कमेंट किया करो और अपना ध्यान रखना। अब मिलते हैं बाद में, बाय बाय।